हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दिव्या, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस सॉल्ट एंड पीएच स्केल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो सेशन है वो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं लाइक सीईटी लेवल फर्स्ट सेकेंड, उसके अलावा रेट मेंस, ग्रेड 1 ग्रेड 2 एलडीसी, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही अगर आप अनदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए ही हैं और ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एसिड बेस सॉल्ट इनको बहुत अच्छे से विद एमसीक्यू कवर किया है। अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो आप इसे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे बताना है कि कोई भी अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। इसका जो आपका राइट आंसर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बाकी आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा कि आपकी तरफ से कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हैं। पोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा आंसर देखिएगा, सोचिएगा और उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है CO2। अब CO2 कैसे है तो ये मैंने आपको एसिड वाले टॉपिक में अच्छे से करवाया है। एसिड अगर कोई भी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, अगर इनके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस रिलीज होती है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखें। अनेक लवण वायुमंडल से जल का अवशोषण करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? आपको बताना है डेलिक्वेसेंस, इफ्लोरोक्वेसेंस, हाइड्रेशन या एडिशन। यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा। एक्चुअली ना आपने ये अपने आसपास देखा होगा कि जब भी नमी होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी एयर में होती है, अगर आपने नमक को बाहर खुले में छोड़ दिया ना तो नमक आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, मतलब गीला सा हो जाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की जो ह्यूमिडिटी है ना, पानी है, उसको सोख लेता है और खुद गीला हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है डेलिक्विसेंस। क्या कहा जाता है? डेलिक्विसेंस कहा जाता है। ये सभी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज होती है। और जो NaCl है वो भी क्या है? ये भी तो एक सॉल्ट है ना। क्या है? तो ये भी एक क्या है? सॉल्ट है, यानी कि लवण है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसका नेचर आपको बताना है। क्या ये बेसिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, उदासीन होता है या एम्फोटेरिक होता है? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। ओके, देखिएगा हमारे दांतों का जो इनेमल होता है ना, जो दांतों की सबसे ऊपरी लेयर है जिसकी वजह से दांत वाइट आपको दिखते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट इन दोनों से मिलकर बनता है। जहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको बताना है कि ये इसका नेचर कैसा होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ओके, देखिएगा अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बहुत अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल क्षार है। उसकी रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? तो ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये आपका है वीक एसिड। ये कैसा है? वीक एसिड। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो बनता है स्ट्रॉन्ग। कैसा बनेगा? यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा यानी कि लवण बनेगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो होता है प्रबल। सॉरी, कैसे लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड कैसा है? वीक एसिड है। तो मैंने आपको सॉल्ट में करवाया था, अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट कैसा बनेगा? तो ये बनेगा बेसिक नेचर का, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस को स्ट्रॉन्ग लिया है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी फिर वैसा ही बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है बेसिक। इसका नेचर कैसा है? बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। तो राइट आंसर आपका होगा A नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड या एक्वारेजिया। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का एक और भी नाम है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सबको बताना है जो भी क्लास देखते हैं। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप उनके आंसर करें, आप उनके आंसर करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको याद रहेगा। ओके, तो अगर आप क्लास को देख रहे हैं, और सबसे पहली बात, तो जब भी क्लास देखते हैं पूरा एंड तक देखो, अदरवाइज देखो ही मत, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है टाइम बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट करने का। अगर आप चाहते हैं सीरियस अपनी स्टडी को लेकर, तभी ही क्लासेस देखें और पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हर एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से लिया गया है ताकि आपको ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करे, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। ठीक है, तो आपको इसका एक अनदर नेम बताना है, और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि एक्वारेजिया जो है ना, वो एक सिंपल, मतलब उसके अंदर हम दो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है HCl और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिया जाता है 3 के अनुपात में और नाइट्रिक एसिड को लिया जाता है 1 के अनुपात में। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है उसे ही हम कहते हैं एक्वारेजिया, या हिंदी में इसको कहते हैं अम्लराज। क्लियर? और ये हमारी जितने भी नोबल मेटल्स हैं, जैसे कि प्लैटिनम है, नोबल यानी कि जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, या बोल सकते हैं जो हमारी बहुत कीमती धातुएं हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनको गलाने की क्षमता रखता है, इनको मेल्ट कर देता है। ये आपको ना ऑरेंज, नारंगी और येलो से कलर में देखने को मिलेगा। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। ऑप्शंस देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। सेकंड कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है। जैसे जैसे पीएच का 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में H+ आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। एंड डी कहता है 7 से कम पीएच मान होने पर अम्ल जो है अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी सॉल्यूशन किसका कौन कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। आपके पास ये कुछ ऑप्शन से आपको बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम चलते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? पानी के अंदर अगर आपने क्या किया है, कोई एसिड डाला है, तो यहाँ पर एसिड जो है वो क्या देता है, H+ आयन देता है। आपको बताया था क्लास के अंदर। तो जैसे ही H+ आयन देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। H+ दे रहा है, यानी कि इसने क्या बोला है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होने पर, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज़्यादा यानी कि H+ की सांद्रता ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी वो विलयन एसिडिक होगा और उसका पीएच उतना ही कम होगा, क्योंकि 7 से जितना कम पीएच होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल ये निर्धारित करने के लिए करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना प्रबल एसिड है और कितना प्रबल बेस है। बिल्कुल सही है। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लिटमस पेपर है, फिनेफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। इन सब का इस्तेमाल हम ये देखने में करते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। बट यूनिवर्सल इंडक्टर वो है जो हमें ये बताता है कौन कितना प्रबल अम्ल है, कितना प्रबल क्षार है। कैसे बताएगा, देखिएगा। आपके पास ना ये जो एक डायग्राम है जिसमें एक स्केल हमने लिया है जो कि पीएच स्केल ही है। नॉर्मल आपका जो भी आपके दूसरे इंडिकेटर है वो तो ये बता देंगे एसिड है या बेस है, बट ये इतना बता देता है कि अगर 7 है तो उसका कलर कैसा होगा, अगर 5 है तो वो उसका कलर कैसा होगा, पीएच वैल्यू, अगर 3 है तो कैसा होगा, 0 है तो कैसा होगा, अगर बेस है तो उनका कौन से नंबर पर कैसा कैसा उनका कलर होगा। तो ये कौन बताता है, यूनिवर्सल इंडक्टर बताता है। और ध्यान रखिएगा जो रेड कैबेज है यानी कि लाल पत्ता गोभी जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह ही व्यवहार करती है। क्लियर? तो ये भी आपका सही था। जैसे जैसे पीएच 7 से 14 तक बढ़ता है तो ये विलयन में H+ आयन की सांद्रता वृद्धि दर्शाता है। कैसे भाई, H+ आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एसिडिक है, और एसिडिक का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है ना कि ज़्यादा होता है। तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे अगर ये बोलता कि बेस में वृद्धि को दिखाता है, OH- को की वृद्धि को दिखाता है, तो हम कहते सही है। और ये वाला भी आपका सही है। गलत आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? CO2 देने से, कैल्शियम कार्बोनेट में बदलने से, पानी के साथ संयोजित होने से, या पानी निकालने से। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट।
डॉट हाफ H2O, ये है आपका POP। आपको बताना है कि ये हार्ड कब हो जाता है। आप देखते हैं ना कि जब हम प्लास्टर करवाते हैं, हड्डी वड्डी टूट गई है, तो पहले तो वो गीला होता है और पानी उसके साथ मिक्स करते हैं और फिर वो हार्ड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी मिक्स करने से, जैसे आपने यहाँ पर पानी मिक्स किया ना, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि ये बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम। और जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है। तो राइट आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है। कई बार ना आपसे पूछा जाता है कि अगर जिप्सम से या पीओपी कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिप्सम को जब बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाता है ना, पानी निकल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा हाफ H2O, तो वही क्या है? पीओपी है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस निकलती है जो अमोनिया के घोल के साथ घने सफ़ेद धुएं का उत्सर्जन करती है, तो कौन सी गैस निकलती है? यस आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा HCl। कैसे मैम? समझ नहीं आया ना? चलिए देखते हैं कैसे। क्या बोला है? सोडियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? HCl और Na2SO4। तो यहाँ पे जो HCl निकलता है ना, ये है गैस। ये किस रूप में निकलता है? गैस के रूप में निकलता है। और यही जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि एक सफ़ेद धुएँ के रूप में होता है। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकली थी और जिसने रिएक्शन करी? तो यहाँ पर निकलती है HCl, जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये बनाती है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? HCl हुआ। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में रंग देता है जबकि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में रंग देता है। आपको इनका, क्योंकि मैंने अभी आपसे पहले थोड़ा बोला भी था कि ये दोनों एक इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, तो ये बताने का काम करते हैं। और साथ ही जो लिटमस पेपर है वो भी यही काम करता है। देखिएगा, इसके लिए हम एक सिंपल सा चलते हैं, एक डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपके इंडिकेटर हैं जो बताते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को। देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है ना, अगर आप इसके ऊपर एसिड या एसिड के अंदर आप इसको मिलाएंगे तो ये रेड कलर देता है, और वही अगर आप बेसिक के या क्षारीय में मिलाएंगे तो ये रंग देता है येलो कलर का। वैसे ही लिटमस पेपर रेड और ब्लू देता है, मतलब एसिड के अंदर रेड और बेस के अंदर ब्लू। और फिनोफ्थलीन जो है एसिड के अंदर कोई भी रंग नहीं देगा, जबकि बेस के अंदर पिंक कलर देता है, बेस के अंदर पिंक कलर देता है। यहाँ से क्या पूछा है? फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है। थोड़ी देर हमने ये देखा पहले, एसिडिक मीडियम में तो कोई कलर देता ही नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, और साथ में जो मिथाइल ऑरेंज है वो देता है रेड कलर। और मिथाइल ऑरेंज की जब बात करते हैं, ये बेस में कैसा रंग देता है? बेस में ये देता है येलो कलर। ठीक है, बेस में कैसा कलर देगा? येलो कलर देता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या HCl? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। ऑक्जेलिक एसिड में आपको मिलेगा, इवन स्पिनच पालक वगैरह है उसके अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है ये आपको सिरका विनेगर के अंदर मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं लैक्टिक एसिड जो है ये आपको दही में मिलेगा और खट्टे दूध में मिलेगा। और अगर बात करते हैं HCl तो ये आपको मिलता है स्टमक के अंदर, यानी कि पेट के अंदर ये आपको मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, भुजे हुए चूने के जलीय विलयन में CO2 के अधिक गुजरने से किसका दूधियापन कम हो जाता है, ऐसा क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का उत्पादन होता है, या अधिक ऊष्मा के उत्पादन के कारण भुजा हुआ चूना। अब देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये तो है बिना भुजा। कैसा है? इसको हम कहते हैं बिना भुजा चूना। तो अगर आप इसके अंदर क्या डालते हैं? पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी डालने से बुझ जाएगा। कोई भी चीज़ पानी डालोगे तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसने क्या बोला कि अगर आप इस विलयन में CO2 गुजारते हैं
अगर दिख रहा है क्या, अगर आप इस विलयन में CO2 पास करवाएंगे तो क्या बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन दूधिया हो जाता है। राइट आंसर आपका रहेगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप, हमने यही तो देखा ना, क्या देखा था, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे आप भुजा हुआ चूना कहते हैं। जब आप इसमें पानी मिलाएंगे, चलो यहाँ पे लिख दूं, आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बिना भुजा है, जब आपने इसके अंदर पानी मिलाया तो ये बुझ गया। बुझने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसे आप कहते हैं भुजा चूना, या आप इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन के साथ करवाएंगे, जब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा CO2 के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवा रहे हैं, CO2 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इस प्रकार से दूधिया सा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जलीय विलयन P और Q जिनका pH वैल्यू क्या है 5 और 13, 5 13, कहता है कौन क्या है, कौन एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि 5 है, 5 का मतलब क्या होगा कि एसिड तो है बट वीक एसिड है, वीक एसिड है, और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। देखने से समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक आपका जो एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड है। अब यहाँ पे देखते हैं CH3COOH, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है। अब यहाँ जब आप देखते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब हमें पहचानना है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि दोनों में एसिड तो सेम ही है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे है NaOH। अब दोनों ही क्या है, एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग बेस है, परंतु हम ये जानते हैं कि जो OH माइनस आयन ज़्यादा देगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ जब आप देखते हैं ये तो सिर्फ एक ही देगा, यहाँ पर 2 OH माइनस आयन मिलेंगे, तो ये कैसा हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आपका B नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को जोड़कर बेअसर करता है। यानी कि आपको बताना है कि जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की हो जाती है तो किसानों के द्वारा क्या इस्तेमाल में किया जाता है ताकि उस मिट्टी की अम्लता को दूर किया जाए, ताकि उसकी उर्वरा क्षमता जो है वो बनी रहे। ये मैंने आपको करवाया था क्लास में, ध्यान रखिएगा। तो मिलाया जाता है कास्टिक चूना, ठीक है, क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पर मिलाया जाता है कास्टिक चूना, जिसे आप बोलते हैं CaOH ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है ताकि वो आपका, देखो अब अम्लता है, एसिडिटी है, अब एसिडिटी को हम यहाँ पर दूर करने के लिए बहुत अच्छा बेस मिलाएंगे। अगर बेस मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं बनाता है, कौन सा अम्लीय लवण नहीं बनाएगा। अम्लीय लवण कब बनता है, जब या तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन हो जाती है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ये आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। तो आपसे पूछा है जो नहीं बनाता है, तो ये तो गलत है। उसके बाद में चलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो जब आप इनमें देखोगे ना, तो कार्बोनिक के बजाय जो फॉस्फोरिक है ना, वो थोड़ा इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी बनाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा B नंबर ऑप्शन। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये जो है ना, ये अम्लीय लवण नहीं बनाएगा, ये आपका अम्लीय लवण
नहीं बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड में हम HCl जब डालते हैं तो किसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो नीला हरा हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा और इसका आंसर कीजिएगा कि क्या होगा। हमने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर डाइल्यूट HCl मिलाया है, तो देखिएगा क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर H2O बनेगा। ये जो आपका कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर सेकेंड या क्यूप्रिक क्लोराइड भी इसको कहते हैं, तो ये आपको ब्लू ग्रीन जैसा सा देखने को मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, कॉपर सेकेंड या कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपके पास ब्राइन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल, सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल, थर्ड है सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, एंड फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय घोल। ब्राइन ब्राइन क्या है? एक्चुअली ना ब्राइन एक जस्ट सॉल्यूशन है। आपने पानी के अंदर इतना ज़्यादा NaCl डाल दिया, इतना ज़्यादा NaCl डाल दिया है कि एक कंडीशन के बाद ना वो घुलना ही बंद हो जाए। मतलब आपने उसको इतना डाला कि एक टाइम के बाद वो घुलना ही बंद हो जाए, तो वो जो सॉल्यूशन है उसे कहा जाता है ब्राइन। और आपका राइट आंसर होगा कि ये आपका सोडियम क्लोराइड का एक जलीय घोल है, जिसमें आपने सोडियम क्लोराइड इतनी ज़्यादा मात्रा में डाला है कि एक कंडीशन आने के बाद वो घुलना ही बंद हो जाए। उस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। नेक्स्ट आपके पास है, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। जिंक किसके साथ, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, राइट आंसर है इसका सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। कैसे देख लेते हैं। क्या बोला है, जिंक जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ध्यान रखिएगा, मेटल चाहे एसिड के साथ रिएक्शन करे, मेटल चाहे बेस के साथ रिएक्शन करे, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, जिंक एक मेटल है, दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एसिड है। तो ध्यान रखना है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगी तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है वो पदार्थ जो एक सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी दान करता है, वो क्या कहलाता है। लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ये ब्रॉन्स्टेड क्या है, लुईस एसिड बेस क्या है, ये मैंने आपको, आर्हेनियस क्या है ये मैंने आपको नहीं करवाया था, बट इस क्वेश्चन में ये आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। एक्चुअली ना जो हमने बातें डिस्कस करी थी ना कि जो आपका एसिड होता है वो H+ आयन त्याग करता है या प्रोटॉन त्याग कर सकता है, बस वही ना इन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ बोल दी। जैसे कि आर्हेनियस कहता है कि एसिड ना अम्ल वो होता है जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन देता है, और बेस वो होता है जो जलीय विलयन के अंदर OH- आयन देता है। तो ये बोला है आर्हेनियस, ये किया था ना हमने, ये किसने बोला, आर्हेनियस ने। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है। अब देखो H+ को मैंने आपको बताया था, इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको क्लास देखनी होगी। ओके, तो बात वही है ना। और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, हमने किया था, ठीक है, बट किसने बोला है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा है। लुईस क्या कहते हैं, लुईस कहते हैं एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसको ले, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले। और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन का दान करे। समझ गए। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी दान कर दे, क्या कर दे, दान कर दे, क्या कर दे, दान कर दे, तो कौन है, बेस है। कौन है, बेस। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, ये सारी चीज़ें तो हमने वैसे पढ़ ली हैं, बस नाम याद रख लीजिएगा। ये आर्हेनियस ने बोला है,
नॉर्मल। आर्हेनियस ने बोला H+ आयन देगा, एसिड है, OH- आयन देगा जलीय विलयन में तो बेस है। ब्रॉन्सन लोरी कहता है प्रोटॉन देगा तो एसिड है, अगर प्रोटॉन लेगा तो बेस है। और उसके बाद में कौन आते हैं, लुइस आते हैं। लुइस कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन की जोड़ी ले लेगा तो एसिड है, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या है, बेस है, नॉर्मल। ठीक है, चलिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। आपका कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र है कास्टिक पोटाश, पोटाश पोटाश। कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कास्टिक सोडा, यहाँ से मैंने आपको बताया है सोडा यानी कि सोडियम, कास्टिक सोडा, सोडा यानी कि सोडियम, पोटाश यानी कि पोटेशियम। क्या है, कास्टिक पोटाश यानी कि याद रखिएगा पोटेशियम की बात हो रही है तो KOH, KOH ये क्या है, कास्टिक पोटाश है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका आप लोग जानते हैं ना, सोडियम, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, इनका इस्तेमाल साबुन वगैरह बनाने में किया जाता है। साबुन, अपमार्जक, तो जो मलहम वगैरह आती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। जो सॉफ्ट सोप मतलब कि जो साबुन बनाने में ज़्यादातर आपके शैम्पू वगैरह है, आपका क्या बोलते हैं फेस वॉश वगैरह है, उसको बनाने में भी कास्टिक पोटाश का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, एथेनॉइक, गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सारा करवाया हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा टार्ट्रिक एसिड जो है ये आपको इमली में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा, इमली में। और एथेनॉइक एसिड, और इसको आप बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, एक ही बात है, यानी कि विनेगर यानी कि सिरका में मिलेगा। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज का होता है, नाइट्रिक एसिड भी हमने देख लिया था, दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। लास्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनता है और H2O बनता है। क्या बना, सॉल्ट बना। और ये ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। CET, रीट मेंस इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो दिनों के अंदर मैं आपके जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स हैं वो भी डाल दूंगी, और साथ में जो टॉपिक्स हो गए हैं ना वो आप यहाँ से ऐप से ही देख सकते हो। ठीक है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के आपको सारे साइंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको फीडबैक में देने हैं। क्लास कैसी लगी है इसके बारे में भी आपको अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।